वोट डालने का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिलवाया? कौन से ऐसे शास्त्र हैं इस देश में? यहां तो हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, हर जगह घुमा फिराकर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है ना, वहां देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण हैं वो ईश्वरीय माने जाते हैं। आपको मालूम है भारत में, ये मुझे एक दिन पता चला, अब तक मुझे नहीं मालूम। एक दिन मैं दक्षिण भारत के केरल के एक मंदिर में गया पूजा करने, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। वो पुजारी ने एक दिन पहले मेरा व्याख्यान सुना था, मेरे व्याख्यान में किसी ने परिचय दिया था, उस परिचय में ये कहा गया कि ये राजीव दीक्षित अविवाहित हैं, माने इनकी पत्नी नहीं है। तो पंडित ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? आप सुनिए उस पंडित की बात। उसने कहा, आप में पवित्रता नहीं है। मैंने पूछा वो क्यों? कि आपकी धर्मपत्नी नहीं है। मैंने पूछा, ये धर्मपत्नी का पवित्रता से क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा कि पवित्रता मनुष्य में धर्मपत्नी के आने के बाद ही आती है, उसके पहले नहीं आती। उसके पहले उसमें लंपटता रहती है, पवित्रता नहीं। और इतनी गहरी बात उस पुजारी ने मुझे कह दिया। तो हम गृहस्थी बसाते हैं, परिवार बनाते हैं मोक्ष जाने के लिए, और वो परिवार में स्त्रियों को लाते हैं शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए। तो वो जब शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए स्त्री को देखेंगे तो स्त्री उनको कैसी दिखेगी? भोग वस्तु जैसी। और हम जब मोक्ष की प्राप्ति का उसको साधन बनाएंगे तो हमको स्त्री कैसे दिखेगी? देवी के जैसे। इस देश में बहुत सारे पति पत्नियों को मैंने पूछा है कि जिंदगी के कुछ 2, 4, 5 मिनट को छोड़कर आपको अपनी पत्नी कैसी दिखती है? तो कहते हैं बहन के जैसे, माँ के जैसे, चाची के जैसे, मौसी के जैसे, ताई के जैसे, यही दिखाई देती है। यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्त्री ये भी हो सकती है, बहन के जैसी, माँ के जैसी, मौसी के जैसी, ताई के जैसी, चाची के जैसी है नहीं, क्योंकि वहां तो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है। अब वो जो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहां जितना भी कॉमर्शियलाइजेशन हुआ या जितना भी बिजनेस फैला है, उसने स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया। जैसे आप किसी भी विदेशी कंपनी का विज्ञापन अगर देखो तो हर विज्ञापन में स्त्री शरीर का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। भले विज्ञापन ब्लेड का हो लेकिन चेहरा स्त्री का दिखाएंगे। ब्लेड आप जानते हैं, शेविंग ब्लेड। तो शेविंग ब्लेड तो पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज है, उसमें स्त्री का चेहरा क्यों? क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी को हिट करना, आपके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करना। यूरोप की जितनी भी कंपनियां कपड़े बनाती है ना, शूटिंग शर्टिंग्स के, वो सब महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विज्ञापन कराते हैं। पुरुषों के इस्तेमाल आने वाला अंडरवियर बनियान स्त्री शरीर पर पहनाकर बेचा जाता है। और वहां के जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें तो वहां के अखबार एक दिन का 1 किलो का होता है, इतना वजन का होता है। 250-300 पन्ने उस अखबार में हो सकते हैं। 3/4 हिस्सा उस अखबार का भरा रहता है वेश्याओं के विज्ञापन से। भाई आप लोग यार जरा भी समझते नहीं, बाहर चले जाओ ना बात करने के लिए। इतने शांति से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर कचर कर रहे हैं। कोई भी विज्ञापन अखबार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मैगजीन उठाकर देखो, पढ़ो उसको आप, 101% विज्ञापन महिलाओं के, वेश्याओं के। मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोअर पार्ट इतना है, आप आइए फोन पर संपर्क करिए। यूरोप के अखबार हो या अमेरिका के। और उनकी हेडलाइंस भी अखबारों की कुछ इसी तरह की होती है। डायना आज स्विमिंग पूल में उसके साथ गई नहाने के लिए, वो नेशनल न्यूज हेडलाइन, हाँ नेशनल न्यूज।
डायना मर गई तो हेडलाइन भी मर गई। इस तरह की स्थिति है। अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी है। फिर वहां के जो टेलीविजन चैनल हैं, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही रख के काम करते हैं। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमने उनके टीवी चैनलों के सीरियल की नकल करनी शुरू कर दी, हमने उनकी मैगजीन की नकल करनी शुरू कर दी, उनके अखबारों की नकल करनी शुरू कर दी। तो इस देश में भी सीरियल बनने लगे। सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, कहीं किसी रोज, पता नहीं क्या क्या नाम, एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सभी सीरियल का एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हर सीरियल में किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, कोई पुरुष 3 स्त्रियों को फंसाना चाहता है, कोई स्त्री 10 पुरुषों को फंसाना चाहती है। जो यूरोप और अमेरिका का कचरा है वो हमारे टीवी सीरियलों में घुस गया और ये रोज दिखाया जा रहा है। हम बड़े प्रेम और शांति से देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि इसमें से कुछ मजा आएगा। मजा क्या आएगा, थोड़े दिन में आपके घर में यही होने लगेगा, ऐसे ही होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, इसलिए होने लगेगा कि मैं बचपन की एक कहानी याद है, मुझे माताजी मंदिर लेके जाती थी, तो मैं कहता था रोज रोज एक ही मंदिर में आना और वही भगवान का दर्शन करना, इसमें क्या रखा है। तो मेरी माताजी कहती थी कि देख, बार बार दर्शन करने से ईश्वर के जो गुण हैं वो अपने अंदर आने लगते, इसलिए एक ही मंदिर में जाना, बार बार दर्शन करना बुरा नहीं है। अब ये बात मैं कभी भूलता नहीं। अब हमारे घरों में रोज रोज एक ही तरह के सीरियल का दर्शन हम करते हैं, तो उनके भी गुण हम में आने लगेंगे तो तर्क चल जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या खराबी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई खराबी नहीं है, तो यहां क्या खराबी है। और जब ये चल पड़ेगा तो सब कुछ टूटेगा, इस देश में सब कुछ टूटेगा। यूरोप और अमेरिका में तो परिवार है नहीं, तो टूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है। यहां व्यवस्थित परिवार है, ये टूट गया तो सब टूट जाए। और हमारे यहां आज हिंदुस्तान में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा असर विदेशी दर्शन से है, यूरोपियन फिलॉसफी से है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। हमारी आंखों में आ गया, और आंखों में आ गया है तो उतर गया शरीर में। तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन मनाए जाते नहीं देखा है, वैलेंटाइन डे सब जगह। अब ये रक्षाबंधन नहीं रहेगा और वैलेंटाइन डे सब जगह आ जाएगा तो वो तो सेक्स ऑब्जेक्ट ही होने वाला है ना। अंतिम परिणाम यही निकलेगा, हर घंटे बलात्कार, हर घंटे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने ही वाली है। फिर हम कितने ही कानून बना लें, वो रुकेंगे नहीं। यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्याघर। तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले तक एक तख्ती लगी होती थी, अब वो तोड़ के उन्होंने हटा दी है। तख्तियां लगी रहती थी। फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, डेनमार्क में जाओ तो डेनिश में, नीदरलैंड में जाओ तो डच भाषा में उन तख्तियों पे कुछ लिखा रहता था। जैसे रेड लाइट एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया, ये यूरोप का शब्द है, भारतीय शब्द नहीं, रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया जहां शुरू होता है वहां एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, सावधान, कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर्ग करने तो नहीं जा रहे, सावधान। क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं, पैदा होते ही छोड़ दिया, वो लावारिस घर में पली है, बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको, वैश्या बना दिया। अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर्ग करना ना पड़ जाए, तो वहां लिखा रहता है। तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है, तो वहां एक आजकल डॉक्टर बैठने लगे हैं जो ब्लड चेक करते हैं आपका, कि आपका ब्लड ग्रुप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ही बेटी, आपकी ही बहन। इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ यूरोप, जहां के पुरुष अपनी बहनों से, बेटियों से संसर्ग करने के लिए वेश्याघरों में जाते हों
और वहां से कोई हमको ये बढ़ाने आए कि तुम नालायको हम महान हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए, अमेरिका में बस। अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की, तो पता कैसे करते हैं? वो कहते हो राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका। मैं पूछा क्या अच्छा है? अरे यहाँ होटल है यार, 10,000 कमरे का होटल। भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता। हमको धर्मशाला की जरूरत है, तो हमारे यहाँ हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100 हो सकती है। उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं। आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है? ये जो बड़े होटल हैं यूरोप में, 10,000 कमरे के, 20,000 कमरे के, 25,000 कमरे के, ये क्यों बनाए गए हैं? वास्तविकता ये है, मैंने आपसे कहा ना, सेक्स रिलेशंस। कहीं भी किसी के साथ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई लिमिटेशन नहीं है, और घर आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? होटल में ही जाना पड़ेगा। यूरोप की 85% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। आपको एक नंगा सत्य बता रहा हूं मैं आपको। यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते, जिंदगी भर बना नहीं पाते। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास अपना घर होता है, और 15% लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं। बाकी 85% के लिए तो सपना है, वो किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के घर में मर जाते हैं। और यूरोप की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किराए के घर में रहती है, वो सभी घर फ्लैट्स कहलाते हैं। फ्लैट में आपको रहना है, किराए के घर में रहना है। तो मालिक जो है वो तो बंगलों में रहेगा और अपने किराएदार को फ्लैट में रखेगा। तो मालिक की मान्यता ये है कि किराएदार तो नीचा है, तो उसको उतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए जो मुझे मिला है बंगलों में। तो फ्लैट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं, बंगलो बड़े बनाए जाते हैं। कोई भी फ्लैट में ओपन स्पेस नहीं होता, और बहुत छोटे एरिया में होता है। अब मुश्किल यूरोप की क्या है कि फ्लैट छोटे हैं, रहने वाले उसमें ज्यादा हैं, पर स्क्वायर फीट एरिया में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग यूरोप में ही हैं। अगर भारत का पर स्क्वायर फीट एरिया आप निकाले ना, 1 स्क्वायर फीट में भारत में इतने लोग रहते हैं, तो लंदन में उससे 10 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। कारण समझते हैं? यूरोप के पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने के लिए जमीन ही नहीं है। इतने छोटे छोटे से देश हैं, जितना हमारा एक जिला कोटा और बूंदी को इकट्ठा कर दो तो फ्रांस के बराबर है। हाँ, और कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर को इकट्ठा कर दो तो जर्मनी के बराबर। यूरोप में मैं कभी भी गया तो 2-2.5 घंटे की कार ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में घुस जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 6 घंटे की कार ड्राइव में 2 देश पार करके तीसरे में पहुंच जाते हैं, और यहां 6 घंटे में एक जिला पार नहीं होता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पर स्क्वायर फीट एरिया में हमारे भारत में सबसे कम लोग हैं, और पर स्क्वायर फीट एरिया में वहां सबसे ज्यादा हैं। तो एक फ्लैट में ज्यादा लोग वहां रहते हैं। अब उनको कुछ ऐसे संबंध रखने हैं जिनको आपकी भाषा में इलिसिट रिलेशनशिप कहें, अवैधानिक संबंध कहें, तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए, इसलिए वो होटल बनाते हैं। और 10-10 हजार रूम के होटल इसलिए बनाते हैं कि हर फ्राइडे शाम छुट्टी होती है, सैटरडे पूरा छुट्टी, संडे पूरा छुट्टी, तो 3 दिन वो होटलों में पड़े पड़े ही मजा मनाते हैं, घर में कोई नहीं रहता। ये है उनके होटल की हैसियत। तो वो होटल बनाते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि वो 10,000 कमरे का होटल बना लिया, 20,000, वो मजबूरी है उनकी। नहीं बनाएंगे तो समाज पागल हो जाएगा उनका, सिजोफ्रेनिया से मर जाएंगे सबके सब, इसलिए होटल बनाते हैं। हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम तो धर्मशाला बनाते हैं। उनको जरूरत है तो होटल बनाते हैं। तो हम जब उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो थोड़े ध्यान से करें। कुछ हिंदुस्तानी जो अमेरिका, यूरोप में रहने लगे कहने लगे यार क्या बात है अमेरिका की, सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, 7 मंजिली सड़क, 8 मंजिली सड़क। वो उनकी समस्या है, क्योंकि जमीन पे सड़क बन नहीं सकती।
एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है तो एक के ऊपर एक बनानी पड़ती है। उन्होंने कोई वो बहुत बड़ा काम कर लिया है, तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। यूरोप की कई मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के लिए वो ये सब करते हैं, उनसे कुछ छुटकारा मिले, निपटारा मिले, इसलिए उनके यहाँ ये सब होता है। हमारे यहाँ इस तरह की मुश्किलें नहीं है, इसलिए हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिए, किसी भी सभ्यता में कोई भी चीज आती है तो जरूरत के हिसाब से आती है। हमें किसी चीज की जरूरत है, हम वो करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। जैसे कोई लोग इन कंपैरिजन करते हैं यूरोप और अमेरिका, वो कहते हैं यार उन्होंने जेट हवाई जहाज बना लिया, हमने तो बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी की जरूरत है इसलिए हम बैलगाड़ी रखते हैं, उनको जेट हवाई जहाज की जरूरत है इसलिए जेट हवाई जहाज है। पता है उनके यहाँ जेट हवाई जहाज क्यों है? उनकी फिलॉसफी है। उनकी फिलॉसफी ये है कि जीवन एक बार ही मिलता है। यूरोप की जो फिलॉसफी है ना, उसमें पुनर्जन्म नहीं, कोई भी पुनर्जन्म नहीं। और आप जानते हैं ना, भारतीयता को छोड़कर दुनिया के किसी भी दर्शन में पुनर्जन्म नहीं। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, ईसाईयत में पुनर्जन्म नहीं है, कुरान हदीस में पुनर्जन्म नहीं है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म सिर्फ इस देश में है, और एक बार नहीं, बार 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 बार। उनके यहाँ एक ही बार है जन्म। तो वो बोलते क्या है वहां के फिलोसोफर कि जन्म एक ही बार मिला है तो जितना मजा करना है यही करो, अगली बार तो मिलेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी मजा करो, तो हर चीज जल्दी जल्दी करो, तो जेट हवाई जहाज लाओ, तो ये लाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि जन्म एक ही है। भारत में बार बार जन्म। मैंने एक बार एक किसान को पूछा कि आप तो बैलगाड़ी से चलते हैं, बहुत देर लगती है, तो उनका हाँ लगती है तो क्या? मैंने कहा आपको देर लगती है तो माल देर में आपका पहुंचता है बाजार में। तो उन्होंने कहा तो क्या? तो इससे पैसा कम आता है। तो उसने कहा तो क्या? तो मैंने कहा आपको मजा करने के लिए टीवी फ्रिज घर में नहीं आता क्योंकि पैसा कम है, तो उससे क्या? तो मैंने कहा उसमें बहुत मजा आता है, टीवी देखो, सिनेमा देखो। तो उसने कहा मजा तो मुझे बैलगाड़ी में बैठने में भी आता है। अब तो कहानी खत्म सारी। वो ये कहता है कि जब मैं बैलगाड़ी में चलता हूं तो बैल के गले की जो घंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की बंसरी बज रही है, मैं सुनते हुए आराम से जाता हूं और मुझे कुछ पड़ी नहीं है। जो करना है इस जन्म में, बच गया तो अगले जन्म में, उसका बच गया तो अगले जन्म में। बार बार में बैठेंगे उसके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, वो हो गए उसके सब मिनिस्टर, और अंत में डाइनिंग टेबल से दूर रहेंगे उसके नौकर चाकर, वो हो गई प्रजा। ये है डेमोक्रेसी। राजा है ना, राजा, वो सबसे प्रमुख है क्योंकि डाइनिंग टेबल का सेंट्रल पॉइंट वो है। अब यूरोप में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ नहीं बैठ सकते। आपको ये बात पचेगी, हजम होगी कि कोई बेटा अपने बाप के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता? वो वहां का नियम है। बाप खाना खाएगा अपने दोस्तों के साथ, फिर बच जाएगा तो बेटे खाएंगे, और अंत में बचेगा तो नौकर चाकर, और सबसे अंत में उसकी पत्नी खाएगी। ऐसी है उनकी व्यवस्था। बाप के साथ बच्चे खाना नहीं खाते। कभी कभी साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जब बच्चों को अपने बाप के साथ बैठकर खाने का अधिकार है, और वो दिन है क्रिसमस। उस दिन वो अपने बाप के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं, बाकी किसी दिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ दोनों की हैसियत परिवार में नीची है। बच्चों को तो मैंने कहा लावारिस छोड़ना है, और माँ तो माँ है नहीं, वो तो एक रखेल जैसी है, वैश्या जैसी है, इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है। तो बच्चे और माँ की हैसियत खराब है। जो भी है वो बाप की है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बच्चे का पैदा होना या ना होना ये बाप की इच्छा पर निर्भर है। यूरोप में माँ की कोई इच्छा नहीं, उसको जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा बाप तय करेगा। और यूरोप में 2500 साल ये परंपरा रही है कि बच्चा पैदा होते ही बाप पहले उठाएगा, जो माँ ने उठा लिया तो उसको फेंकना पड़ेगा, कुत्ते खा जाए, भेड़िया खा जाए। और माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। यूरोप में नर्स दूध पिलाती, माँ नहीं पिला सकती। तो नर्सों के दूध पर बच्चे पलते हैं वहां। इसलिए यूरोप में नर्सों की मांग सबसे ज्यादा है।
आप कभी कभी अखबार में सुनते हैं ना, इंग्लैंड में भारतीय नर्सों की इतनी मांग है, अमेरिका में इतनी मांग है। क्यों? नर्सिंग करना है। नर्सिंग माने बच्चों को दूध पिलाना, मां नहीं पिलाएगी, नर्स पिलाएगी। ये उनकी मान्यता है। और इस मान्यता से जब आगे बढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल पे पत्नी साथ नहीं रहती, बच्चे साथ नहीं रहते और पति खाना खाता अपने दोस्त मित्रों के साथ, तो ऐसी ही उनकी स्टेट है, राज्य की व्यवस्था है, और उसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी वहां 700-800 साल से चल रही है। इसमें क्या होता है, बाप ने जो बोल दिया वो कानून, बाप ने जो बोल दिया वो नियम, राजा ने जो बोल दिया वो कानून, राजा ने जो बोल दिया वो नियम। हमारे यहां क्या होता है, शास्त्रों ने बोला वो कानून, शास्त्रों ने बोला वो नियम, शास्त्र की मानना है, मां बाप की नहीं। और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु, गुरु ने जो बोला नियम, गुरु ने बोला वो कानून, उनके यहां नहीं। तो वहां क्या होता है, राजा सब कुछ तय करता है, प्रजा को तय करने का अधिकार नहीं है। राजा जो कुछ तय करेगा प्रजा पालन करेगी, प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये उनकी मान्यता है। अब इस मान्यता में कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं। यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए, सबने अपने अपने कानून बनाए और उनमें काफी झगड़े हुए। वो राजा बदलते थे, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था। अब हमने भी क्या किया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आया। यहां भी क्या हो रहा है, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं। एक सरकार एक कानून बनाती है, दूसरी कहती है ये बेकार है, इसका बदल दो, दूसरा लाओ। हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सत्य था, जो कानून में माना जाता था, वो सब हट गया। अब सीपीसी, आईपीसी, आरपीसी, सीआरपीसी, सरकार बदलती रहे, हम उसके हिसाब से चलते रहे। और वहां सरकार कौन चलाता है, राजा। राजा कहां से आएगा, जो परंपरा से है, उसका बाप राजा तो बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा। अब भारत में क्या हो रहा है, अम्मा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तो आगे प्रधानमंत्री। हो रहा है कि नहीं? अब हम चिल्लाते हैं कि भारत में भाई भतीजावाद, ये तो आने ही वाला है, क्योंकि यूरोप की नकल की हमने। कानून वहां के कैसे, एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है आज का नहीं, अरिस्टोटल के जमाने का। अरिस्टोटल का एक चेला था, उसके खिलाफ एक मुकदमा आया। मुकदमा आया, चेले का नाम था डेमोस्थनीज। अरिस्टोटल का एक चेला, एक शिष्य, उसका नाम था डेमोस्थनीज। तो उसके खिलाफ एक मुकदमा आया राजा के दरबार में। मुकदमा यह था कि उसने अपने पड़ोसी का धन और संपत्ति लूट लिया, डेमोस्थनीज ने। डेमोस्थनीज ताकतवर था, उसका पड़ोसी कमजोर था। कहानी है रोम की। तो लूट लिया उसने। अब लूट लिया तो राजा के सामने मुकदमा आया। जो उसका पड़ोसी था उसका नाम था एशुनियस। तो राजा के सामने मुकदमा चल रहा है और डेमोस्थनीज कह रहा है कि मैंने एशुनियस का धन संपत्ति लूट लिया है और मैंने ठीक किया है। तो एशुनियस को कहा गया, भाई तुमको क्या कहना है अपने बचाव में? तो एशुनियस कह रहा है, मैं गरीब हूं महाराज, मेरे पास धन पहले से ही बहुत कम है, मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं, आप मेरा धन वापस दिलवा दो तो मेरा कुछ काम हो जाए। तो डेमोस्थनीज क्या कहता है दरबार में? वो कह रहा है कि मेरी कीमत, डेमोस्थनीज कह रहा है, मेरी कीमत एशुनियस से अधिक है, क्योंकि मैं अरस्तु का चेला हूं, अरस्तु का शिष्य हूं, तो इसलिए मेरी कीमत अधिक है। और मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। ध्यान से सुनना, मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। और मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है। अच्छा परिवार माने मेरी मां अपने बाप की पत्नी थी, रखेल नहीं थी, कैप्ट नहीं थी, वो पत्नी थी, उससे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं और भी ज्यादा महान हूं। अब मैं महान हूं, मेरी शिक्षा भी अच्छी हुई है और मैंने कभी जिंदगी में कोई श्रम कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं महानता के चरम पर हूं।
आपको एक छोटी घटना सुनाता हूं। प्लेटो कहता था कि जो हाथ से श्रम करते हैं वो सबसे घटिया लोग हैं, और सबसे ऊंचे लोग वो हैं जो कोई श्रम नहीं करते। भारत में इसका उल्टा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बिना मेहनत के जो खाता है वो पाप की कमाई है, इसलिए मेहनत किए कुछ मत खाओ। यूरोप में प्लेटो कहता है मेहनत करो ही मत, बिना मेहनत के खाओ। वो कहता है कि मैं अरस्तु का चेला हूं। अरस्तु प्लेटो का चेला था, और प्लेटो कहता था कि श्रम मत करो। मैंने आज तक कोई श्रम नहीं किया है, इसलिए इस मुकदमे का फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। तर्क सुनो उसके। और न्यायाधीश ने, जो राजा था, डेमोस्थनीस के पक्ष में फैसला दे दिया। और ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास 1500 मुकदमों के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो एक मैंने सुना है। अब राजा कहता है कि मैंने न्याय किया। क्या किया? एक महान व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, पैसे से बड़ा, जिसने कभी श्रम कार्य नहीं किया, उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति को लूट लिया, तो उसने ठीक किया क्योंकि वो महान है, और मैंने उसके पक्ष में फैसला दिया, तो अच्छा ही किया। ये है न्याय, और इस पर टिका हुआ है प्लेटो का सारा पुस्तक लॉज, LAWS। उससे निकली है उनकी व्यवस्था, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरे प्रोसीजर कोड कहते हैं। वो सब की सब हमने बिना अकल लगाए ले लिया है। अब कैसे न्याय मिले इस देश में? आप देखो, भारत में जहां CPC, CRPC, IPC चलता है ना, वहां पैसे वालों को ही न्याय मिलता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है कि क्या कारण है भारत की आजादी के 50 साल में गरीबों को ही फांसी हो रही है, किसी अमीर को फांसी नहीं हुई, जबकि उन्होंने क्राइम गरीबों से ज्यादा किए। तो चीफ जस्टिस के पास जवाब नहीं है डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस पत्र का। मेरे पास जवाब है, क्योंकि हमने कानून और न्याय व्यवस्था अंग्रेजों से ली है, उनसे नकल की है, तो उनके यहाँ न्याय तो पैसे वाले को ही मिलता है, ताकतवर को ही मिलता है, गरीब को न्याय लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो ऐसी पूरी व्यवस्था उनकी, उसकी हम नकल करके अपने देश में सोचें कि सुख शांति आएगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुख शांति आएगी। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? अब मैं अपने व्याख्यान का अंत करने जा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि भारत में दो ही काम करने के लिए अब हमारे पास स्थान है। या तो हम यूरोप की ये जो मान्यताएं हैं ना, उनके हिसाब से अपने को बदल लें, या हमारे देश की अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को बदल लें। हमने ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूरोप की नकल करके लाई है, उसका अंतिम परिणाम है संसद में मां बहन की गाली, जो यूरोप में बहुत सामान्य है सभी संसदों में। तो अगर हम इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, तो जो दृश्य आपने देखा, थोड़े दिन बाद इससे भी भीभत्स देखने को मिलेगा। तो आप तय कर लीजिए कि यही चलाना है, तो अपने को यूरोप के हिसाब से बदल लीजिए, और ये मान लीजिए कि न्याय पैसे वाले को ही मिलेगा, अन्याय हर गरीब को झेलना ही पड़ेगा, सुख सुविधाएं पैसे वालों को ही मिलेंगी, गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, व्यवस्था में उनका कोई स्थान होगा नहीं, तो बहुत शांति है मन में, कुछ करना ही नहीं। और जो आप ये माने कि भारतीय व्यवस्था के अनुकूल चलाना हो, तो भारत में तो पता है क्या है? भारत में ये है कि आत्मा सभी में है, वो मनुष्य हो या मनुष्येतर। चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। और हमारी मान्यता है आत्मा सबकी समान है, किसी की बड़ी और छोटी नहीं है। जब आत्मा सबकी समान है और सब में आत्मा है, तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके यहाँ आत्मा ही नहीं है स्त्री में,
मजदूरों में आत्मा नहीं है तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे, वो अपनी व्यवस्था बनाएं चलाएं, उसमें खुश रहें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने यहाँ लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं और फिर ये कल्पना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा।